Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in the exam series I am going to talk about question number 5A. जैसे कि आप सब जानते हैं कि question number 5 में we have 3 portions. The very first part is about idiomatic expressions. Second part is about narration passage. एंड इन द थर्ड पार्ट देर इज पंक्चुएशन. सो इन तीनों क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है क्योंकि कलेक्टिवली दे मेक 16 मार्क्स. आई होप कि इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 की वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा होगा, अपने नोट्स मेंटेन किए होंगे और आपने बहुत कुछ उनसे सीखा होगा. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं. आपके आसानी के लिए उन वीडियोज़ के लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी उनको एक्सेस कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे पेपर का हिस्सा क्यों है और किस तरीके से हमारे पेपर में इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है, कैसे आपसे इनके बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को मास्टर किया जाए, इसके बारे में डिस्कशन होगी आज की वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. To grab the concept of idiomatic expressions, I've divided the topic into 4 major portions. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि idiomatic expressions क्या होते हैं और इनसे मिलते जुलते कुछ concepts हैं like proverb. तो ये idiom और proverb में क्या फ़र्क है, इस तरह की डिस्कशन हम करेंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और पेपर में ही हमारे क्यों आते हैं, तो हमारी राइटिंग पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. इन द सेकंड स्टेप आई विल बी डिस्कसिंग द फेडरल बोर्ड पर्सपेक्टिव. फेडरल बोर्ड इस क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम करते हैं और इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. थर्ड स्टेप में कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे और डिस्कस किया जाएगा कि इनको किस तरीके से मास्टर किया जाए, किस तरीके से इसको याद किया जाए. और फोर्थ स्टेप में आपके जो क्यूरीज़ हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन पर डिस्कशन करेंगे और उनके आंसर्स करने की कोशिश करूंगा. तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन. इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. एन इडियम इज़ अ फ्रेज और एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड. Idioms are commonly used in everyday language and often have cultural or historical origins. स्टूडेंट, idioms जो हैं वो फ्रेज़ की शक्ल में भी हो सकते हैं, कुछ एक्सप्रेशन की शक्ल में भी हो सकते हैं और इनकी पहचान ये है कि ये अपने लिटरल मीनिंग से, अपने लुग़वी मानी से या अपने डिक्शनरी मीनिंग से जो है वो डिफरेंट होते हैं और ये हर कॉन्टेक्स्ट में या हर लैंग्वेज में है डिफरेंट होते हैं. इसको उर्दू में हम ज़रबुल इम्साल कहते हैं. स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स आपके सामने हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज़ ब्रेक द आइस और अगर मैं इसके लिटरल मीनिंग पे जाऊँगा तो ब्रेक द आइस का मतलब है बर्फ़ को तोड़ना, लेकिन इसका मानी जो है वो इडियोमेटिक जो मीनिंग बनता है टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग. आप लोग बैठे हुए हैं और कोई शख्स बात नहीं कर रहा तो आप कहते हैं खामोशी से दम घुटता है, छेड़ो कोई बात वसी. तो जब आप किसी भी शख्स को ये कहेंगे कि आप जो है वो स्टार्ट करें, कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, तो आप उसे कहेंगे ब्रेक द आइस. इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ब्रेक द आइस एक्टिविटीज़. जब नॉर्मली बच्चे क्लास में फ़र्स्ट डे उनका होता है तो टीचर्स उनके साथ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करते हैं. तो ब्रेक द आइस से मुराद है कि किसी भी कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करना, किसी भी कॉन्वर्सेशन को शुरू करना. ठीक है, अब देखें लिटरल मीनिंग था बर्फ़ को तोड़ना और इसका जो असल में मीनिंग बनता है, जो इडियोमेटिक मीनिंग बनता है वो ये बनता है कि किसी भी कॉन्वर्सेशन को शुरू करना. सेकंड एग्जांपल इज़ स्पिल द बीन्स. अब स्पिल द बीन्स का मतलब है दाल को गिरा देना. बीन्स कहते हैं दाल को. तो अगर आप कहें कि दाल को गिरा देना, उसको उंडेल देना, किसी बर्तन में है तो उसको उंडेल देना, लेकिन उसका जो इडियोमेटिक मीनिंग है, जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है, दैट इज़ टू रिवील अ सीक्रेट. ठीक है, एक शख्स ऐसा है जिसको आप अपने सीक्रेट्स बता रहे हैं तो दूसरे शख्स कहते हैं यार इसको ना बताया करो, ही ऑलवेज स्पिल्स द बीन, वो हमेशा राज को फाश कर देता है. तो इसको मतलब है राज को फाश करना. तो आपने देखा कि लिटरल मीनिंग कुछ और थे और इसकी इडियोमेटिक या ओरिजिनल मीनिंग कुछ और है. थर्ड वन इज़ वंस इन अ ब्लू मून, जिसका लुग़वी माना या जिसका लिटरल मीनिंग बनता है नीले चांद में एक दफ़ा. ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कभी कभार या बहुत कम. कोई काम जो है वो बहुत कम होता है तो आप कह सकते हैं हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून, कि ये कभी कभार होता है, रोज़ाना ये जो है एक्टिविटी नहीं होती. तो आई होप कि आपको ईडियम के बारे में ये पता चल गया कि ईडियम होता क्या है. अब एक क्वेश्चन जो कम्युनिटी वॉल पे आप स्टूडेंट्स ने किया था कि ईडियम्स में और प्रोवर्ब में क्या फ़र्क है. स्टूडेंट्स, ईडियम के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया कि वो उनके मीनिंग्स जो हैं वो लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होते हैं, बट प्रोवर्ब जो है जिसको हम उर्दू में कहावत कहते हैं, प्रोवर्ब जो है ये एक वाइज सेइंग होती है जिसमें हिकमत होती है या आप कह सकते हैं कि उसमें कोई नसीहत हो सकती है. फॉर एग्जांपल, थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तोलो फिर बोलो. अब ये एक सीख है, एक विजडम की बात है, हिकमत की बात है, या आप कह सकते हैं कि एक नसीहत है जो कहा गया है कि जब भी आप किसी से बात करें तो हमेशा पहले सोचो कि आप क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो,
उस कॉन्टेक्स्ट को देखो फिर बात करो, यानी कि सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो ये प्रोवर्ब है जिसको हम कहावत कहते हैं। ईडियम को हम कहते हैं ज़बरुल मिसाल, जिसके लिटरल मीनिंग उससे डिफरेंट होते हैं। अब यूजेज के एतबार से बात कीजिए तो ईडियम्स आर ऑफन टू एक्सप्रेस आइडियाज़ और फीलिंग्स इन कलरफुल फिगरेटिव वे, एंड प्रोवर्ब्स आर यूज टू इम्पार्ट लेसन्स ऑन जनरल ट्रुथ। प्रोवर्ब्स जो हैं वो सच्चाई पे मबनी होते हैं और वो एक प्रैक्टिकल जो लेसन होता है ना वो आपको दिया जा रहा होता है, लेसन होता है। जैसे हमारे यहाँ वो हमारे वालिदैन या हमारे बड़े हमें ये बता रहे होते हैं कि बुज़ुर्गों ने या पहले ज़माने के लोग ये कहा करते थे, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक जो है वो जो सीख देते हैं, एक जो नसीहत देते हैं, उसको हम प्रोवर्ब कहते हैं। लेकिन जो ईडियम है, ईडियम्स का इस्तेमाल लैंग्वेज में उसको ग्लोरीफाई करने के लिए और उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि कलरफुल फिगरेटिव वे। ठीक है, हम फिगरेटिव लैंग्वेज में क्या करते हैं, शायर जब अपने महबूब की तारीफ़ करता है तो वो कहता है कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये हम फिगर्स ऑफ स्पीच में डिटेल में देखेंगे। तो अब आप जब अपने महबूब की जब वो तारीफ़ करते हैं तो अपनी तारीफ़ में वो फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करता है, उसमें वो सिमिलीज, मेटाफर और ये सारी चीज़ें यूज़ करता है टू मेक हिज टेक्स्ट एलिवेटेड, टू मेक हिज टेक्स्ट ग्लोरीफाइड, ताकि रीडर जो है उसको एंजॉय करे। तो ईडियम को जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, उसको मज़ीद खूबसूरत अंदाज से पेश करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इसके इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो द मीनिंग ऑफ एन ईडियम मे बी अनक्लियर टू non-native speaker as it cannot be understood from the literal words. The meaning of proverb is usually straightforward and can often be translated across languages. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि इडियम्स जो हैं वो हर लैंग्वेज के डिफरेंट होते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा। अब ऊँट के मुंह में ज़ीरा अगर लिटरली बात की जाए तो हाँ, अगर एक ऊँट ज़ीरा खा रहा है तो मैं कहूँगा हाँ भाई ऊँट के मुंह में ज़ीरा है, वो एक डिस्क्रिप्शन दी जा रही कि हाँ भाई ऊँट क्या खा रहा है। लेकिन जब मैं इसको इडियोमेटिकली यूज़ करूँगा, जब मैं इसको इडियम की पर्सपेक्टिव से करूँगा, तो आप किसी भी नॉन नेटिव को, तो जब आप उनको ये बात समझाएंगे तो उनको इस बात की जो ओरिजिनल मीनिंग है उनको समझ नहीं आएंगे। अब एक इडियम है उर्दू में, आँख ओझल पहाड़ ओझल। अब आँख ओझल पहाड़ ओझल से मुराद है किसी का बहुत दूर चले जाना। अब यही बात अगर आप किसी अफ्रीकन को या किसी ऐसे शख्स को जिसका ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जिसकी ये लैंग्वेज नहीं है, किसी अमेरिकन को या किसी यूके के रहने वाले को अगर आप ये बात बताएंगे तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिटरल मीनिंग जो हैं उसके ओरिजिनल मीनिंग से डिफरेंट होते हैं। लेकिन प्रोवर्ब वो होती है जो अक्रॉस द कंट्रीज़, अक्रॉस द लैंग्वेजेस अगर आप ट्रांसलेट भी करेंगे कि पहले तोलो फिर बोलो, तो जब आप इसको ट्रांसलेट करके किसी को बताएंगे थिंक बिफोर यू स्पीक, तो उसको समझ आ जाएगी, क्योंकि एक नसीहत है, एक जनरल बात है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो आई होप कि इसकी इंटरप्रिटेशन की जो एक आपको ये पॉइंट समझाया गया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल्स मैंने दोबारा से एक दफ़ा लिख लिए हैं, वैसे तो आपने देख लिए और आई होप कि अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा इन दोनों के दरमियान फ़र्क। लेकिन फिर भी, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, इसका मतलब है रिवील द सीक्रेट, राज को अफशां करना है, राज जो है वो उस किसी को बता देना। और प्रोवर्ब है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, व्हाट यू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन व्हाट यू से। आप जो कहते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप जो करते हैं। ठीक है, तो अब देखें कि दोनों में डिफरेंस है, उसके लिटरल मीनिंग कुछ और हैं और इसके लिटरल मीनिंग जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और एक नसीहत टाइप है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ईडियम और प्रोवर्ब का जो बेसिक डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सवाल ये है कि ये ईडियम्स को लैंग्वेजेस में क्यों यूज़ किया जाता है। मैंने आपसे पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लिया कि अपनी लैंग्वेज को, अपनी बात को ग्लोरीफाइड करने के लिए, मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और एक स्टाइलिश लुक देने के लिए जो है ईडियम्स को हम यूज़ करते हैं। अच्छा, वाई आर ईडियम्स आस्क्ड इन पेपर। पेपर में ईडियम क्यों पूछे जाते हैं? जाहिर है दिस इज़ लैंग्वेज पेपर एंड वी आर डीलिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज पे एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज होगी, हम पोइटिक डिवाइसेस भी इसीलिए यूज़ करते हैं, हम इडियम्स भी इसीलिए यूज़ करते हैं, हम फ्रेजर वर्ब भी इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमारी लैंग्वेज में, हमारी राइटिंग में एक मेच्योरिटी आए। एक शख्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अंग्रेज़ी बोल रहा है तो ऑल्दो कि वो बोल ठीक रहे, उसमें एक कॉन्टीन्यूटी है, उसमें एक फ्लुएंसी है, लेकिन एक शख्स अगर इडियम्स का यूज़ करके अपनी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज जो है वो बड़ी एलिवेटेड सी दिखती है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज़ के चक्कर में पड़े होते हैं और आपको मिलियंस ऑफ वीडियोस शायद आपको यूट्यूब पे मिल जाएं, सब कुछ मिले, और ज़्यादातर लोगों का फोकस वोकेबलरी पे होता है। इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं, कुछ कहते हैं अखबार पढ़ें तो आपकी जो है वो अंग्रेज़ी अच्छी होती है, कुछ कहते हैं आप जो है वो मूवीज़ देखें तो आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होती है। बट मैं इसमें ये कहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स हैं और जो अपनी कॉन्वर्सेशन की बेस पे मेहनत करना चाह रहे हैं, तो उनको चाहिए कि डोंट गो फॉर वोकेबलरी वर्ड्स। वोकेबलरी वर्ड्स आप कितने याद करेंगे, भूल जाते हैं, दोबारा याद नहीं रहते। आप इडियम्स पे काम करें। अगर आपके एक्सप्रेशंस कुछ चंक्स आपके अगर जो है वो अपनी लैंग्वेज में ऐड करते जाएंगे थोड़े थोड़े, तो आप देखेंगे कि आपकी लैंग्वेज आप आसानी से सीख भी लेंगे
और आपकी लैंग्वेज में वो एक स्टाइल जो है वो सामने दिखेगा। एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करूँगा। पिछले दिनों मेरी एक टीचर से बात हो रही, तो वो कह रहे थे कि हम जो है वो हर वक्त स्कूल में काम में लगे रहते हैं, कोई ना कोई टास्क जो है वो एडमिन से हमें मिल ही रहा होता है, तो हम वो कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि सर वी आर ऑलवेज ऑन द टोज़। तो कितना अच्छा एक्सप्रेशन है कि हम लोग हमेशा मसरूफ़ रहते हैं, वी आर ऑलवेज ऑन द टोज़। तो दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्पोकन। बहरहाल ये एक एडिशनल चीज़ थी, लेकिन क्यों यूज़ करते हैं ये उसका आंसर था कि हम इडियम्स को यूज़ करके हम अपनी लैंग्वेज को जो है मज़ीद ग्लोरीफाई करते हैं और मज़ीद स्टाइलिश बनाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फेडरल बोर्ड किस तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम करता है और किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि हम इसमें कैसे महारत हासिल कर सकते हैं। आप महारत ऐसे हासिल कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे 2 या 3 ईडियम्स पे आप वर्किंग करें। एक ईडियम आपने देखा, उसके मीनिंग्स आपको पता हो और आपको पता हो कि उसको कैसे किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। जब आप उस ईडियम को यूज़ कर लेंगे, 3 से 4 दफ़ा आप दिन में यूज़ कर लेंगे, तो आपकी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ अरसे बाद आप दोबारा जब प्रैक्टिस में आएंगे, जब दोबारा किसी से कोई बात करेंगे, अगर वही कॉन्टेक्स्ट उससे मिलता जुलता कॉन्टेक्स्ट होगा, जब दोबारा उसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लैंग्वेज में निखार आ जाएगा। दिस इज़ हाउ यू कैन मेक दिस अ हैबिट। और पेपर के पर्सपेक्टिव से भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि एकेडमिकली ये जो आपके इडियम्स आपके फ़र्स्ट ईयर में आ रहे हैं, उसमें आपको कैसे जो है वो उसको अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बनाना है या अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अब चलते हैं फेडरल बोर्ड का पर्सपेक्टिव क्या है, इसकी क्या जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और किस तरीके से जो फेडरल बोर्ड इस क्वेश्चन को सेट करता है। स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड की जो स्टेटमेंट है पहले उसको पढ़ लेते हैं। दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज़ ए, बी एंड सी। ए पार्ट के 6 मार्क्स हैं, बी पार्ट के 6 मार्क्स हैं और सी पार्ट के 4 मार्क्स हैं। टोटल 16 मार्क्स हैं। ये बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5A की, यानी कि फर्स्ट पार्ट की, दैट इज़ अबाउट इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस या इडियम्स कह सकते हैं आप। उसके बारे में जो फेडरल बोर्ड की स्टेटमेंट है, दैट इज़ दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 8 sentences comprising the use of different idioms/idiomatic phrases. The students are required to attempt any 6 other identical questions based on grammar may also be asked, and क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो हैं 6। स्टूडेंट्स, आपके पास 8 सेंटेंसेस होंगे एंड यू आर सपोज टू डू ओनली 6, ठीक है। अब ये ब्लैंक्स की सूरत में भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं कि एक जो है वो सेंटेंस आ रहा है, उसमें दरमियान में ब्लैंक है और आपको उस सेंटेंस के एंड पे 2 ऑप्शंस दे दिए गए कि यहाँ पे ये इडियम आएगा या ये इडियम आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि फेडरल बोर्ड में जैसे वो हमेशा से हर क्वेश्चन के एंड पे एक लाइन देते हैं कि अदर आइडेंटिकल क्वेश्चंस में बी आस्क्ड, तो इसका मतलब ये है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये भी हो सकता है कि एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाए और उसमें डिफरेंट ब्लैंक्स हों और ऊपर आपको वर्ड बैंक दे दिया जाए, मतलब इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का एक बैंक दे दिए जाए और आपको बताएंगे पहला किस में आएगा, दूसरा किस में आएगा, तीसरा किस में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये हो सकता है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इडियम्स दे दिए जाएँ और आपसे कहा जाए कि आप इसके सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है। अगर आपको उनके मीनिंग्स पता होंगे तो आपके लिए सेंटेंसेस बनाना आसान हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर पे एक डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह आपके साथ होगी, वो मैंने प्लानिंग की हुई है। एग्ज़ाम सीरीज़ के बाद इंशाल्लाह हम लोग एक डिटेल वीडियो में जो फेडरल बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर दिए गए उस पर डिस्कशन होगी इंशाल्लाह, और उसके सारे क्वेश्चंस को, उसके MCQs को हम लोग हल करेंगे और वो इंशाल्लाह डिस्कशन आपके साथ रहेगी। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन उस मॉडल पेपर में किस तरीके से पूछा गया। लेकिन आपको मैं बार बार एक चीज़ समझा रहा हूँ कि आपने ईडियम्स को या इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, याद करना है, और पेपर में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदर आइडेंटिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर में ऑल्सो बी आस्क्ड, तो इस तरह के कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ताकि उस वक्त आपको परेशानी ना हो। सो दिस वाज अबाउट द फेडरल बोर्ड पर्सपेक्टिव। बड़ी क्लैरिटी से आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टूडेंट्स, आपको एक स्लाइड नज़र आ रही है जिसमें आपको कुछ ईडियम्स नज़र आ रहे हैं, 10 ईडियम्स नज़र आ रहे हैं जो कि लेटर ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अब बात जो इंपॉर्टेंट आपके साथ इस स्लाइड पे करनी है वो ये कि स्टूडेंट्स, ईडियम्स आपके पेपर में अनसीन आते हैं। कोई एक स्पेसिफिक रूल या कोई बुक या कोई एज सच हमारे पास नोट्स नहीं है जहाँ से हम कोई ईडियम जो है वो प्रिपेयर कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि पेपर के पर्सपेक्टिव से हम कहाँ से तैयारी करें और कितनी तैयारी करें। ये एक जनरल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में अगर आप 300 MCQs भी याद कर लेते हैं तो उसमें आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि आप जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो सही करके आएंगे, ठीक है। आप जितने ज़्यादा इडियम्स याद करेंगे उतना ज़्यादा आपका वो मार्जिन बढ़ता जाएगा कि आपके पेपर में मोस्ट प्रॉबेबली जो है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो रेशियो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके आसानी के लिए जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, एज़ यू ऑल नो दैट, कि उस ग्रुप में जो है वो मैं डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। मैं 500 इडियम्स का एक डिटेल PDF बनाऊँगा जिसमें हमारे पास इडियम्स जो हैं वो A B C D इस ऑर्डर में करके मैं बनाऊँगा। और सेकेंडली
उनके मीनिंग्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे और उनके सेंटेंसेस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि उस को 2 या 3 दिन में इसको कंप्लीट करूँ और फिर मैं आपके साथ जो है वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे उस गूगल ड्राइव का मैं लिंक शेयर करूँगा और वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि जो हमारा व्हाट्सएप का ऑफिशियल चैनल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन कर लिया है, उस पर नोटिफिकेशंस ही आते हैं और उसमें ऑब्वियसली यू कैन नॉट पार्टिसिपेट, आप सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं वहाँ पे विद योर इमोजीज़। वहाँ पे मैं लिंक शेयर करता हूँ और वहाँ पे जितने भी नोट्स हैं मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो आई होप कि आप सब इस वीडियो को देखने के बाद उस चैनल को ज्वाइन भी करेंगे। उस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और उस ग्रुप का हिस्सा बने और उसमें इंशाल्लाह फिर मैं 2 या 3 दिन के बाद वहाँ पे इसका लिंक पेस्ट करूँगा गूगल ड्राइव का। वहाँ से आप इस पूरी डॉक्यूमेंट को 500 इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का जो डॉक्यूमेंट है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पे आपने 2-2, 3-3, 4-4 इडियम्स को आपने जो है वो याद करना शुरू करना है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं और इसको याद करते हैं एंड आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, पेपर में आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी जो पार्टिसिपेशन है कम्युनिटी वॉल पे दैट इज़ अमेजिंग। बहुत अच्छे से आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर कम्युनिटी वॉल पे जब भी मैं कोई को पोस्ट करता हूँ तो उनके मैसेजेस लाजमी आ रहे होते हैं। इससे मुझे खुशी होती है कि आप टूवर्ड्स स्टडीज़ यू गाइज आर सीरियस और आपके जब क्वेश्चंस आते हैं तो ज़ाहिर है उससे मुझे भी एक जहन में ये चीज़ आती है कि मुझे इन चीज़ों को डिस्कस करना है वीडियो में और ये आपके कंसर्न है, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं स्लाइड्स बनाता भी हूँ और उसको एड्रेस भी करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, इस पर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। सबसे पहले एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ, यूज़र नेम X50 के नाम से एक ID है। यू नो दैट इन फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड गिव्स अस proper question related to idioms, but here my question is not related to that specific question. My question is that in metric I got to know that in essay, paragraphs and other things in section C they also see idioms as written in rubrics uploaded on board website. Then I learned a lot of idioms to make my paper attractive, and on my exam I forgot all except one, a piece of cake. So I don't want it to repeat दिस डीड अगेन इन फर्स्ट ईयर, व्हाट शुड आई डू। बहुत डिटेल में इन्होंने अपना कंसर्न अपनी क्यूरी बताई और ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे पहले तो मैंने शायद इनको रिप्लाई भी किया कि मैंने तारीफ़ की कि स्टूडेंट्स जो कि रूब्रिक्स को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको रूब्रिक्स की नो हाउ है। अब ये नहीं कि टॉपिक लिया और उसको बस पढ़ना शुरू हो गया, नहीं पता कि बोर्ड का क्या पर्सपेक्टिव है, फेडरल बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आप रूब्रिक्स को देख रहे हैं। तो दिस मीन्स कि आप अपने स्टडीज़ में अच्छे खासे सीरियस हैं और आप जो है वो फेडरल बोर्ड की जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं, जो उनकी डेफिनेशंस हैं, जो वो टर्म्स डिफ़ाइन करते हैं, उनका भी आप ख्याल रखते हैं। दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ वेरी गुड। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो आपने कहा कि मैट्रिक में मैंने बहुत अच्छे से इडियम्स याद किए, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्रेशंस पे मेहनत की, लेकिन पेपर में मुझे सब भूल गए। अब मुझे सिर्फ एक याद रहा, दैट इज़ अ पीस ऑफ केक, बिकॉज इट वॉज़ अ पीस ऑफ केक। ठीक है, ईजी था, आपको याद रहा। इसका हल ये है कि आपने इडियम्स को रैंडमली एज अ टॉपिक समझ के ना याद करें। देखिए, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपने एक चीज़ का प्रेशर अपने जहन पे नहीं क्रिएट करना, बिल्कुल इजी रहें। जो 500 इडियम्स का डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपने डेली बेसिस पे 4 से 5 इडियम्स आपने प्रिपेयर करने और 5 इडियम्स को आपने दिन में 5 दफ़ा बोलना है। ठीक है, आप अपनी किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, आप अपने घर में मामा से या बाबा से बात कर रहे हैं, तो आप उन इडियम्स का यूज़ करें। ठीक है, जब आप इन इडियम्स का यूज़ करेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे और जब आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे तो वो ज़ाहिर आपके लिए आसान रहेंगे। अब पीस ऑफ केक आपको बहुत अच्छे से आता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फ़लाँ शख्स को फ्रेंच की ABC भी नहीं आती। ठीक है, ही डजंट नो द ABC ऑफ फ्रेंच। अब ABC से मुराद है बेसिक नॉलेज, तो ये भी एक इडियम है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं कि ये हमारी लैंग्वेज का हिस्सा बन गया तो हमें ये आसान लगता है। तो आपने करना ये है कि उन डॉक्यूमेंट को डिवाइड करना है 5-5 के पोर्शन में और उन 5-5 के पोर्शन को आपने डेली बेसिस पे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है और आप देखेंगे कि आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन वो अदर दिन पेपर पे जब आप किसी से बात करेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, स्पोकन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से करना है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार फर्स्ट ईयर में जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा एंड इट वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू इंशाल्लाह, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इंशाल्लाह। सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज़
शोएब अल्ताफ़ 9105 इन्होंने क्वेश्चन किया कि ओनली बुक बेस्ड इडियम्स टू बी प्रिपेयर्ड और द अदर दैट आल्सो से। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपने बुक वाले तो करने ही करने हैं। आप सबसे पहले ये कोशिश करें कि आपकी जो एक्सरसाइजेज में हैं वो सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से आएँ, किसी एक पेज पे अलग से नोट कर लें। हार्डली इट वुड बी 40-50, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। उसके बाद आप इस डॉक्यूमेंट पे आएँ और इस डॉक्यूमेंट पे आपको जो 500 से मुराद ये कि हम मैक्सिमम करने की कोशिश करें। हो सकता है आपके पेपर में ऐसे आएँ, 1-2 ऐसे हैं जो इन 500 में ना हों, ठीक है। तो उस वक्त आप ये नहीं कह सकते हमने तो 500 भी याद किए उसके बावजूद नहीं आए, क्योंकि ये चीज़ पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि पेपर में जो आएंगे ईडियम्स वो कोई गारंटी नहीं है कहाँ से आएंगे, लेकिन वो ज़्यादा जनरली उठाएंगे। तो हम भी जो 500 हैं ये जनरली हम जो ईडियम्स हैं उनको हम प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह 500 करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करेंगे। थर्ड जो मैसेज जो रिसीव हुआ दैट इज़, सर प्लीज़ टेल अस हाउ ईडियम्स विल कम इन फेडरल बोर्ड इंग्लिश पेपर एंड हाउ वी सॉल्व देम। बिल्कुल फेडरल बोर्ड का पर्सपेक्टिव मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपने उस स्लाइड को अच्छे से देखा होगा और उसको समझा होगा, तो आपको ये चीज़ तो अब तो क्लियर होगी क्योंकि वीडियो में डिस्कस कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा प्रिंसेस अब्बासी 18 ने कि डिफरेंस बिटवीन ईडियम एंड प्रोवर्ब, हाउ वी कैन ग्रैब द मीनिंग ऑफ द ईडियम। आई होप कि आपने वीडियो देखी होगी और स्टार्ट में मैंने डिफरेंस बताया, एक पूरी स्लाइड थी उस पर कि प्रोवर्ब में और ईडियम में क्या डिफरेंस है, और आप ही की क्वेश्चन की बेस पे मैंने वो स्लाइड बनाई थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन किया इनायतुल्लाह ने और वो कहते हैं कि सर वुड बी बेटर टू एक्सप्लेन डिफाइन ईडियम मीन्स दैट व्हाट इज़ ईडियम, नेक्स्ट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईडियम एंड प्रोवर्ब। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है इनायत। आई होप कि आपने दूसरी तीसरी स्लाइड देखी होगी, उस पर मैंने ये चीज़ आपसे डिस्कस कर दी है। उसके बाद ब्लैक शेडो का मैसेज है कि डियर टीचर इट वुड बी मोर appreciable if you provide examples to use in the sentences. I mean, just explaining the meaning will not be sufficient for grabbing the perfect meaning understanding. Your videos always help me to catch excellence. Thanks dear teacher. ठीक है, आपने तो कहा कि सिर्फ मीनिंग्स काम नहीं करेंगे, तो मैंने तो मीनिंग्स भी नहीं बताए, ठीक है। तो सेंटेंसेस दूर की बात है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे स्लाइड्स बनाने में इशू नहीं था, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आपको अगर मैं 20, 25, 30 ईडियम्स यहाँ पे बता दूंगा फॉर द सेक ऑफ़ वीडियो, फॉर द सेक ऑफ़ लेंथ ऑफ़ वीडियो, तो उसमें शायद मेरी वीडियोस की लेंथ तो बढ़ जाती, शायद मुझे यूट्यूब की पर्सपेक्टिव से फ़ायदा होता, लेकिन उसमें आपको कोई फ़ायदा ना होता। तो मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट दिया आज की वीडियो में कि व्हाट दिस होल टर्म इज़ ऑल अबाउट, और इस क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। अब उसको प्रिपेयर कैसे करना है वो आपको आपके नोट से करना है, जो कि मैं आपके साथ व्हाट्सएप चैनल पर सेंड करूँगा, ठीक है। तो मीनिंग्स भी मैं वहाँ पे साथ में लिखूँगा और साथ में मैं उसके जो सेंटेंसेस है वो भी साथ में लिखूँगा। और आई होप कि जब आप उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे मसला नहीं था यहाँ पे 4, 5, 6 स्लाइड्स बनाते हुए, लेकिन उसमें वो जिसको कहते हैं ना खाता पूरा करने वाली बात है, तो मैं आप बच्चों को लेके खाता पूरा नहीं करना चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ की समझ आ जाए और अच्छा स्कोर करें जो है वो अपने पेपर्स में। सो दीज वर सम ऑफ द क्यूरीज़। आई होप कि इन क्यूरीज से आपको बहुत फ़ायदा होगा, और जब आप डिस्कस करते हैं चीज़ें, आप क्वेश्चंस पूछते हैं और उन पे जब हम डिस्कशंस करते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो उससे बाकी स्टूडेंट्स का भी बहुत फ़ायदा होता है जो उसको देख रहे होते हैं। सो डू पार्टिसिपेट। नरेशन पैसेज की जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। मुझे लगता है द एग्ज़ाम सीरीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये होगी, क्योंकि दो स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद दिस कॉन्सेप्ट, उनके लिए मुश्किल है इसको ग्रैब करना। एंड दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी एज़ वेल, एंड आई टुक द वीडियो एज अ चैलेंज फॉर मी। उसमें मैंने कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ें ऐड करूँ, बहुत सारी चीज़ें अभी रहती हैं, क्योंकि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कि जिसको डिस्कस करना है आपके साथ। कोशिश करूँगा कि वीडियो के तहत जो है ना आपको मैं वो चीज़ें समझा पाऊँ। बहरहाल आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है और उसके नोट्स आपने शुरू से बनाने। सो इंशाल्लाह मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।